साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी उसने नहीं कहा। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आइए कहानी सुनते हैं। वह नहाकर निकला ही था कि शोभा ने कहा, ज़रा बाहर जाकर तो देखिए। क्या है? उसने बेजारी से पूछा, पर अपनी उत्सुकता को रोक ना सका। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ बरामदे में आ खड़ा हुआ। देखने को वहां कुछ भी नहीं था। अपने पीछे चली आई शोभा पर वह बरसने वाला ही था कि उसने कहा, जरा बाहर तो देखिए बाबूजी को। इस बार उसने देखा, दरवाजे पर एक ठेला खड़ा है और बाबूजी उसे पैसे दे रहे हैं। इससे पहले कि वह शोभा को अच्छी चुपती बात कहता, बाबूजी 3-4 पुड़िया बगल में समेटे गेट बंद करने की कोशिश कर रहे थे। यह क्या ले लिया बाबूजी? उसने आगे बढ़कर फाटक बंद करते हुए पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा सा नमकीन। अपना बोझ प्रमोद के हवाले करते हुए बाबूजी ने कहा। अच्छा दिखा तो ले लिया। बच्चों वाला घर है, दिन भर बच्चों को मुंह चलाने के लिए कुछ चाहिए ना। और इतना कहकर बाबूजी जैसे कर्तव्य मुक्त होकर अपने कमरे में लौट गए। पर उनके जाते ही ओट में खड़ी शोभा सामने आ गई। लो भाई, संभालो अपनी अमानत, प्रमोद ने सामान उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, किंतु वह वैसी ही तनी हुई मुद्रा में दूर खड़ी रही। अरे लो भाई, मुझे तैयार होने दो, 9:15 हो रहे हैं। यह है क्या? उसने रूखे स्वर में पूछा। नमकीन है, बाबूजी बच्चों के लिए खरीद कर लाए हैं। आपके बच्चों ने कभी राह चलते ठेले से कोई चीज खाई है? ठीक है भाई, पर बाबूजी से तो मैं यह सब नहीं कह सकता ना। उन्हें अपने लाडले पर प्यार आ गया है तो बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। उनका मन हुआ तो वे खरीद लाए। अब तुम्हारा मन हो तो घर में रखो, नहीं तो नौकरों में बांट दो। बस बात खत्म। नहीं, बात यहीं खत्म नहीं। प्रमोद भीतर जाने को मुड़ा ही था कि शोभा का सख्त स्वर सुनकर वह बीच में ही रुक गया। क्या? यह कि मैं इसका मतलब खूब समझती हूँ। साफ साफ कहो ना, वक्त बेवक्त कुछ भी कहती रहती हो। बस बहस लेकर बैठ जाती हो। जरा घड़ी तो देखो। मुझे मालूम है, यह सब मुझे दिखाने के लिए किया गया है। मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक से बताओ। 2-4 दिन से उनकी मंडली को नाश्ता नहीं दे पा रही हूं ना, इसलिए यह नाटक रचा गया है। लेकिन क्या नाश्ता नहीं दिया गया? तुम्हें तो मालूम है, बाबूजी सूखी चाय कभी नहीं लेते। बाबूजी के लिए किसने मना किया है? पर पूरी बारात को तू रोज खिला नहीं सकती ना। बिस्कुट बिस्कुट से काम चल जाए तब भी गनीमत था। पर आपके पिताजी तो चाहते हैं कि दिन भर हलवाई की कढ़ाई चढ़ी रहे। पता नहीं किस जमाने में रहते हैं। ना तो उन्हें इस बात की परवाह है कि बाजार आसमान छू रहा है, ना इस बात की ख्याल है कि घर में गैस है भी या नहीं, या फिर नौकर बीमार पड़ा है। मजबूर है बेचारे। माँ ने ऐसे शाही आदतें डाल दी हैं, अब भला इस उम्र में छूटेंगी वे। पर शोभा को तसल्ली नहीं हुई। खाने की मेज पर भी उसका भुनभुनाना जारी रहा। आखिर तंग आकर प्रमोद बोला, अच्छे भले पड़े थे गांव में, तुम्हें ही शौक चढ़ा था बुलाने का, अब क्यों रोती हो? हम लोगों के होते हुए वहां उनका अकेले रहना क्या अच्छा लगता है? आखिर संतान किस दिन के लिए होती है? शोभा ने बुजुर्गाना लहजे में कहा, जब इतनी समझदार हो तो सहना भी सीखो। तुमने क्या सोचा था कि बाबूजी आएंगे तो मोम के गट्टे की तरह एक कमरे में बैठे रहेंगे? मैं क्या पागल हूँ? बल्कि मैंने तो सोचा था कि घर में बड़े बुजुर्गों के रहने से एक दबदबा सा रहेगा, बच्चों पर कुछ अच्छे संस्कार होंगे। आपके टूर पर चले जाने के बाद अकेला सा नहीं लगेगा। कभी कभार सिनेमा या क्लब जाते समय बच्चों को निश्चिंत होकर छोड़ा जा सकेगा। तुम्हारी यह सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, फिर जरा सी बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? जरा सब्र से काम लेना सीखो। कहने को प्रमोद कह गया, पर जानता था कि अब मेज पर बैठना खतरे से खाली नहीं है। शोभा अगर शुरू हो गई
तो दफ्तर के लिए लेट करवा कर ही छोड़ेगी। बार बार घड़ी की ओर देखता हुआ वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगा। बात आधे में ही टूट जाने से शोभा क्षुब्ध हो गई। वह साफ देख रहा था। वह सौंफ, इलायची, पेन, रुमाल, स्कूटर की चाबियां, सारी चीजें चुपचाप उसके पास लाकर रख दी गई और वह चुपचाप सिर झुकाए जूते पहनने का नाटक करता रहा। घड़ी की सुई प्रतिपल आगे भाग रही थी और मान मनोबल का जरा भी समय उसके पास नहीं था। यही तो हो जाता है, शोभा जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाती है, पर वही बात कितनी बार सुने, और सुन भी ले तो निराकरण का उपाय क्या है। यह सच है कि बाबूजी के आते ही घर में खर्चे बढ़ गए हैं। पिछले 10 सालों से वह इस शहर में है, पर गिने चुने लोगों के साथ ही आना जाना होता है। मोहल्ले वालों से भी बस दुआ सलाम होती है। कभी घंटे 2 घंटे किसी के यहाँ गए तो ठीक, ऐसा याद नहीं। यहाँ कोई इस बात का बुरा भी नहीं मानता। सभी अपनी व्यस्त दिनचर्या में डूबे रहते हैं। बाबूजी को यहाँ बुलाते समय प्रमोद इसी बात को लेकर चिंतित था कि उनका समय यहाँ कैसे कटेगा। जब से याद पड़ा है, उसने बाबूजी को हमेशा लोगों से घिरा हुआ ही देखा है। जानता है कि अकेलेपन से बढ़कर कोई सजा नहीं होती, और यहाँ तो दिन भर घर पर सन्नाटा खिंचा रहता है। बच्चे सुबह 9 बजे स्कूल निकल जाते हैं और स्कूल के बाद ट्यूशन आदि से निपटकर घर लौटते हैं। वह भी 10 बजे का गया 6 बजे लौटता है। इतनी देर बाबूजी घर में क्या करेंगे? लाइब्रेरी की किताबें भी आखिर कितने दिन पढ़ेंगे? वैसे भी उन्हें पढ़ने का उतना शौक नहीं था, परंतु बाबूजी के सामने यह समस्या कभी उठी ही नहीं। पहली ही बार सुबह की सैर पर गए तो 3-4 पेंशनर को साथ पकड़ के ले आए। उन्हें गर्मा गर्म चाय नाश्ता करवाया। प्रमोद भी खुश हुआ कि चलो, हम उम्र के बीच अब आसानी से वक्त कट जाएगा। प्रमोद तो अपनी परेशानियों से मुक्त होकर हल्का अनुभव करने लगा था, पर शोभा की परेशानियां एकदम बढ़ गई थी। सुबह का समय वैसे ही घड़ी से होड़ करके बीतता था। अब इन बुजुर्गवारों के चाय नाश्ते का काम और बढ़ गया था। बाबूजी सैर से लौटते ही दीपू को चाय का ऑर्डर भेज देते। तब शोभा को बड़ी कोफ्त होती। अब वह समय बच्चों को तैयार करे, रसोई देखे या सुबह से चाय बनाती रहे। सितम यह होता कि भल्ला साहब के पिताजी दूध लेने के लिए घर से चलते हैं और फिर बाबूजी के साथ बैठकर रम जाते हैं। फिर गोपाल को उनके यहाँ दूध पहुँचाने भी जाना पड़ता। दीपू नीतू को तैयार करते हुए शोभा खिंच उठती। इन लोगों को तो कोई काम नहीं है, तो क्या सभी लोग पेंशन लेकर बैठ जाएं? यह तो होती है सुबह की महफिल। दोपहर को बाबूजी शतरंज लेकर बैठ जाते हैं। 2-4 खेलने वाले और 2-4 देखने वाले जुट ही जाते। 5 बजे तक चाय और शरबत के 2-4 दौर हो जाते हैं। इस समय बाबूजी की इच्छा होती है कि घर का बना कोई गर्मा गर्म नाश्ता भी परोसा जाए। फिर बाबूजी इशारा करके मेहमानों को खिलाते जाते और बहू की तारीफ भी करते जाते। पहले शोभा इस प्रशंसा से बड़ी पुलकित होती थी, पर अब उसे कोफ्त होने लगी है। शाम को मिश्रा जी के बड़े भाई साहब प्रीति को डांस क्लास के लिए छोड़ने के लिए निकलते हैं। प्रीति को अकेले जाते डर लगता है और ताऊजी के साथ जाते शर्म भी आती है। वह यहाँ तो साथ आ जाती है, फिर नारंग साहब की ज्योति के साथ आगे बढ़ लेती है। घर वापस लौटने की बजाय ताऊजी बाबूजी के साथ बैठकर भतीजी की प्रतीक्षा करते रहते हैं और नई सभ्यता को कोसते रहते हैं। चाय उनके लिए भी बनती ही है। अपनी पूरी की पूरी पेंशन बाबूजी प्रमोद के हाथ में पकड़ा देते हैं तो वह संकोच से गड़ जाता है, पर शोभा बुनबुनाती रहती है, 150 रुपए में क्या होता है, बाजार के भाव आसमान छू रहे हैं। परेशान हो उठता है प्रमोद। पत्नी को कैसे समझाए कि जिंदगी भर यही तो कमाया है बाबूजी ने। जंगल में भी बैठ गए हैं तो 4 लोग आसपास जुट आए हैं। फिर यह तो इतना बड़ा शहर है। दिन भर बहुत बेचैन बना रहा प्रमोद। शोभा की परेशानी को वह समझ रहा था, पर फिर माँ कैसे तालमेल बिठा लेती थी। माना कि ऐसी सर्पग्रासी महंगाई उन दिनों नहीं थी।
पर आमदनी भी तो ज्यादा नहीं थी। फिर 4 बच्चों का साथ और ऐसे मजमेबाज पति, पर घर में कभी चकचक नहीं मची। कभी परेशान भी होती तो बच्चों के सामने क्या सुनकर हल्की हो जाती। बाहर वालों ने हमेशा उन्हें मुस्कुराते ही देखा। उनका अतिथि सत्कार उस समय भी मिसाल के रूप में गिना जाता था। याद है उसे, कई बार सब्जी के लिए उबले आलू को मसल कर ही माँ ने कचौड़ी बना दी है और बच्चों को सिर्फ कोरी दाल से रोटी तोड़नी पड़ी है। कभी उबले दूध में चावल डालकर खीर बना दी गई है। दोपहर की चाय ना मिले ना सही। कभी महीने का अंत हो तो बच्चे अचार से ही काम चला लेते हैं। पर उस समय कभी कोई भूला भटका आ निकला तो माँ झट से कढ़ाई चढ़ा देती थी, बेसन घोल लेती थी और आंगन में लगे अजवाइन या पोई के पत्तों के पकौड़े उतार देती थी। उनका एक ही सिद्धांत था, अपने घर में हम कैसे भी रह ले, पर घर आया मेहमान संतुष्ट होकर जाना चाहिए। और घर में आने वालों की संख्या क्या कम थी। नाते रिश्तेदार तो खैर थे ही, उनसे ज्यादा संख्या तो बाबूजी के दोस्तों की थी। कुछ तो इतने बेतकल्लुफ थे कि सीधे रसोई में आ धमकते थे और बच्चों के साथ ही शुरू हो जाते थे। पर माँ के माथे पर कभी बल नहीं पड़े। उन दिनों बाबूजी एक खास रविवारिक भोज का आयोजन करते थे। उनके लिए माँ ने चीनी की प्लेट, एक भगोना और एक कलछी अलग से रख रखी थी। आंगन के छोर पर बने एक चूल्हे पर यह कार्यक्रम चलता। माँ रविवार को सुबह उठकर वहां झाड़ू पोछा करती, मसाला पीस कर रख देती, आटा सान कर रख देती, सारा सामान एक बार वहां सजा देती और बाद में मंदिर की राह ले लेती तो शाम को ही घर लौटती। दिन भर उनके मुंह में अन्न का दाना नहीं जाता। पड़ोसी ने कहती, पति के पापों का प्रायश्चित कर रही है बिन्नों की माँ। माँ हंसकर कह देती, कोट का पाप कटी का पुण्य। अब किसी का खाने का मन है और हमें बनाना नहीं आता तो हम यहाँ बैठकर क्या करें, उतनी देर ठाकुर जी की सेवा ही सही। लेकिन अपने घर में तुम्हें यह सब अच्छा लगता है, इतने सारे होटल तो है, बिन्नों के बाबूजी वहीं जाकर क्यों नहीं खा लेते। अरे वाह, माँ तमक कर कहती, अपना घर होते हुए होटल में क्यों खाएंगे। सच तो था, बाबूजी के उस सामूहिक भोज में 10-12 लोग तो कम से कम आते ही थे। होता यह चंदे से ही था, पर उसमें से कई लोग ऐसे थे जो घर से छिपकर आते थे। ब्रजभान चाचा तो ऐसे थे कि वह चंदा भी नहीं दे पाते थे, पर बिना बुलाए ही आ टपकते थे। तब माँ कहती, मर्द मानुस है, खाने पीने की हवस को कहाँ तक दबा कर रखेगा। घर में नहीं मिलता है तभी तो इधर उधर ला टपकाता फिरता है। शुरू शुरू में तो माँ बच्चों का खाना बना कर रखती थी, पर बाद में आमिल चाचा बच्चों को खिंचकर पंगत में ले जाते थे। माँ को पता चला तो हाथ जोड़कर बोली, लाला लड़के तुम्हारे हैं, जैसे चाहे गुण सिखा दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर लड़कियों को बख्श दो, पता नहीं कैसे ससुराल मिले। मर्द मानुस तो अपने शौक बाहर जाकर पूरा कर लेगा, पर यदि इनकी जीभ को स्वाद लग गया तो छटपटाकर रह जाएंगी बेचारी। उस समय तो सारी बातें इतनी रूटीन हो गई थी कि कभी भी अस्वाभाविक नहीं लगता था, पर आज सोचता हूँ तो कैसा आश्चर्य होता है। मुश्किल से 4 किताबें पढ़ी होंगी, कट्टर धार्मिक संस्कारों से पली बड़ी है माँ। इतनी सूझबूझ, इतना विवेक, इतनी सुघड़ता कहाँ से ले आई थी वह। कौन सा विश्वविद्यालय था जहाँ से माँ ने यह विद्या सीखी थी। अभावों में मुस्कुराने की विद्या, पति के दोषों को खूबसूरती से ढांपने की विद्या, बच्चों के भविष्य को दूर से झांक लेने की विद्या, मध्यम वर्गीय विपन्नताओं के बावजूद भी सर उठाकर चलने की विद्या। कहाँ से सीखा था माँ ने यह सब। माँ के प्रति उसका मन नए सिरे से श्रद्धानत हो गया। सच, ऐसी संगिनी को खोकर बाबूजी कितने अकेले पड़ गए होंगे। पता नहीं उसके मन में कैसा ज्वार उमड़ा कि घर लौटते समय उसके स्कूटर की सामने वाली बास्केट तरह तरह के खाद्य पदार्थों से भरी हुई थी। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो कृपाराम हलवाई की दुकान के सामने गाड़ी रोककर उसने 10-12 गरम कचौड़ियाँ तुलवा ली। स्कूटर पार्क कर वह किसी स्कूल के बच्चे की तरह आतुरता से सीधे बाबूजी के कमरे में घुस गया। बाबूजी, कचौड़ी लीजिए।
बिल्कुल कढ़ाई से निकलवा कर लाया हूँ। अपने यहाँ का मशहूर हलवाई है, आपके शहर की टक्कर का तो नहीं। बाबूजी विस्मित होकर उसकी ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, इतनी जल्दी क्या है बेटा, अंदर भिजवा दो, सब लोग साथ ही खा लेंगे। संकोच से गड़ गया था वह। ठीक तो है, बाबूजी क्या ऐसे ही हाथ में लेकर खा लेंगे। अपनी उमंग में उसे याद ही नहीं रहा कि शाम की चाय बाबूजी उसके साथ भी ले लेते हैं। स्कूटर का सामान निकालकर गोपाल अंदर ले जा रहा था कि उसने उसे आवाज दी। कचौड़ी का लिफाफा उसे पकड़ाते हुए बाकी सामान खुद ले लिया और अलमारी में एक एक कर जमाने लगा। बाबूजी कुछ देर तो उसे शांति से देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह क्या हो रहा है बेटे? जरा शहर तक निकल गया था, बड़ी फेमस दुकान है वहाँ, अग्रवाल नमकीन भंडार। सोचा यहाँ तक आया हूँ तो कुछ लेता चलूं। यह कुछ है, तुम तो पूरी दुकान ही उठा लाए हो। तो क्या हुआ बाबूजी, यह खराब होने वाली चीजें थोड़ी ही है। तली हुई मूंग की दाल है, ये बीकानेरी भुजिया है, ये रतलामी सेव है, और ये तली हुई मूंगफलियाँ, इन्हें आजकल टेस्टी कहते हैं। ठीक है, बाबूजी ने उसे रोकते हुए कहा, अब ले जाओ यहाँ से, यहाँ नुमाइश क्यों लगा रहे हो, जाकर बहू को संभालने को दे दो। इसी प्रश्न से प्रमोद बचना चाह रहा था। हकलाते हुए बोला, उधर के लिए भी लाया हूँ, गाड़ी में पैकेट रखे हैं। इधर के लिए अलग से लाए हो? क्यों? अक्सर आपके पास लोग आते रहते हैं ना। तो बाबूजी का स्वर उनकी दृष्टि की तरह तीखा था। प्रमोद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, फिर भी हिम्मत करके बोला, दरअसल मैंने सोचा कि कभी आपको अंदर से मंगाते हुए संकोच लगे तो, मतलब यह कि बेवक्त कोई आ गया तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो बेटा एक काम और करो। जी? एक बिजली का चूल्हा और पतीली भी यहाँ लाकर रखवा दो, बेवक्त कोई आए तो चाय भी बना लिया करूंगा। बाबूजी आप समझे नहीं। मैं सब समझ रहा हूँ बेटे, और एक बात तुम भी समझ लो, मेरे पास जो लोग भी आते हैं वे खाते पीते घरों के शरीफ आदमी हैं। एक कप चाय अगर हम उन्हें पिलाते तो उसमें हमारे घर की इज्जत बढ़ती है, अपना ही बखान होता है। हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते हैं। मैं क्या यह सब समझता नहीं हूँ बाबूजी, इसी वातावरण में तो पलकर बड़ा हुआ हूँ। पर होता क्या है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लेडीज परेशान हो जाती है, इसलिए कह रहा था। हाँ बेटा, यह बात तूने ठीक कही, ना कहता तो शायद मुझे समझ में नहीं आता, बाबूजी ने नाटकीय मुद्रा में कहा। दरअसल बेटे, मेरे घर में तो कोई लेडी थी ही नहीं, एक सीधा साधा घरेलू औरत थी, इसलिए जानता नहीं हूं ना कि परेशानी क्या होती है। अच्छा किया बेटे तुमने बतला दिया। इतनी देर से प्रमोद किसी स्कूली लड़के की तरह भीगी बिल्ली बने सुनता रहा, लेकिन इस व्यंग से जैसे वह तिलमिला उठा। एक तो वैसे ही दिन भर सोच सोच कर परेशान हो गया था, बाबूजी की इस बात ने जैसे उसका संयम ही छीन लिया। चीख कर बोला, आप कैसे जानेंगे कि परेशानी क्या होती है? आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। हमसे पूछिए कि माँ ने किन हालातों में गृहस्थी की गाड़ी खींची है। आपके शौक पूरे करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा है। कितने कितने त्योहार पुरानी साड़ियों में मना लिए हैं, कितनी सर्दियां एक इकलौते ऊनी स्वेटर में निकाल दी है, कितनी राखियों पर उन्होंने मैके जाने से इनकार कर दिया है और भाइयों को दरवाजे से ही लौटा दिया है, कितनी बार। लेकिन प्रमोद अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसने देखा कि बाबूजी का चेहरा सफेद पड़ गया है, पैर कांपने लगे हैं। एकाएक उसका सारा आक्रोश ठंडा पड़ गया। उन्हें सहारा देकर उसने आराम कुर्सी पर बिठाते हुए पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी कुछ नहीं बोले, अपनी हथेलियों में मुंह छिपाकर कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। प्रमोद धीरे धीरे उनके तलवे सहलाता रहा, इससे ज्यादा उसे कुछ सूझा ही नहीं। एक लंबे अंतराल के बाद बाबूजी ने सिर उठाया और डूबती सी आवाज में बोले, मैं जानता हूँ बेटे कि मेरी गृहस्थी एक मामूली से क्लर्क की गृहस्थी थी, पर तुम्हारी माँ ने उसे राजा रईसों की सी शान दे दी थी। साक्षात लक्ष्मी का रूप थी वह। मुझे मालूम है
कि उसके लिए रोज रोज नई साड़ियाँ मैं नहीं जुटा सका, पर यह भी जानता हूँ कि घर आई हर बहन बेटी नई चुनरी के साथ ही विदा हुई है। अपनी जिंदगी चाहे उसने एक ऊनी कपड़े में गुजार दी हो, पर तुम्हारे चाचा लोग शादी होने तक उसी के हाथ के स्वेटर पहनते रहे हैं। घर में हम लोग चाहे जैसा खाते पहनते रहे हों, पर आने वाला मेहमान तृप्त होकर ही लौटा है। मुझ जैसे की गृहस्थी चलाना उसी के बस की बात थी। वह ना होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। बाबूजी ने एक दीर्घ निश्वास लिया और बोले, वह ना होती तो गृहस्थी का इतना फैलावा ही क्यों होता। लोग गृहिणी का मन देखकर ही दहरी चढ़ते हैं, नहीं तो क्या चाय होटलों में नहीं मिलती है। प्रमोद उत्तर में कुछ कहता, इससे पहले ही जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बोले, अच्छा सच बताना, अभी जो तुम इतना सब कुछ कह गए हो, क्या उसने कभी तुमसे कुछ कहा है? तुम्हें मरने वाले की कसम, सच सच बताना। उनके स्वर की आर्द्रता से प्रमोद परेशान हो उठा। क्षणिक भर आवेश में वह पता नहीं क्या क्या कह गया। सांत्वना में वह कोई अच्छी सी बात कहना चाह रहा था कि गेट खड़का। उसने उचक कर देखा, मिश्रा जी के बड़े भाई साहब आ रहे थे। उसे लगा जैसे ये प्रीति के ताऊजी नहीं, साक्षात भगवान हो। बाबूजी, ताऊजी आ रहे हैं, मिश्रा जी के भाई साहब, उसने बाबूजी का ध्यान बांटते हुए कहा। सचमुच इन शब्दों ने जादू का सा काम कर दिया था। पल भर में बाबूजी सहज हो गए। दूसरे ही क्षण वह फुर्ती से उठ खड़े हुए। पैरों में चप्पल सरकाते हुए उन्होंने खूंटी पर टंगा अपना कोट भी पहन लिया। ताऊजी अपनी डगमग चाल से जब तक कमरे में पहुंचते, बाबूजी तैयार होकर बाहर निकल आए और बोले, चलिए मिश्रा जी, जरा चौराहे तक हो आए, मेरे पान बिल्कुल चूक गए हैं। और उन्हें अबाउट टर्न करवाकर सचमुच वे चल पड़े। प्रमोद ठगा सा उन्हें जाते हुए देखता रहा। करीने से सजी हुई देसी पान की डलियां उसका मुंह चढ़ाती रही। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी उसने नहीं कहा।